हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब। चलिए तो बात करते हैं राजपत्र का। जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा अभी तक कि छत्तीसगढ़ में नए भर्ती और प्रमोशंस के लिए ना नए नियम मतलब नया राजपत्र प्रकाशित कर दिया गया है। भर्ती आने वाला है, इसका तो सबको इंतजार था, लेकिन उससे पहले सबको इसका भी इंतजार था कि भर्ती से पहले ना राजपत्र भी जारी होगा, तभी नया भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है ना। बिना राजपत्र के मतलब बिना नया नियम जारी किए नया भर्ती जारी अगर कर देते तो वो पुराने नियम के हिसाब से उसको चलाना पड़ता। ठीक है, तो ये नया नियम फिलहाल हमको देखने को मिल गया। अब इस पूरे राजपत्र में जो हमारी काम की चीज है वो ये है फिलहाल की कौन कौन से नए चेंजेस किए गए हैं। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया मेन चीज, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही हो जाता है ना, कि जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, उसमें क्या कुछ चेंजेस हमको देखने को मिली है, क्या कुछ नया चीजें देखने को मिला है पुराने राजपत्र के से अगर हम कंपेयर करें तो यही सारी चीजें हैं जो फिलहाल हमको एज ए कैंडिडेट जानना जरूरी है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से चेंजेस है जिनके बारे में हमको जान लेनी चाहिए। तो सीधा सीधा हम चलेंगे पेज नंबर 34-36 में। ओके, यहां से तो सबसे पहले तो परसेंटेज की बात होती है कि किसी भी नए पद में भर्ती के लिए, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं टीचर पोस्ट का, है ना, टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो रूल्स का, तो सहायक शिक्षक में भर्ती के लिए कितना कितना न्यूनतम आपको परसेंट होनी चाहिए, ये मुख्य बातें होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि 50% अंकों के साथ ना आपको उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th होनी चाहिए। ठीक है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए रहते हैं, याद रखिएगा, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए रहते हैं वो सामान्य अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो ST SC और ST का विशेष जो छूट दिया जाता है ना, अलग अलग उनके आयोगों के अकॉर्डिंग, वो छूट डेफिनेटली उनको मिलता है। बाकी यहाँ पर जो चीजें, जो नियम बनाया जाता है वो होते हैं सामान्य अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर। तो 50% अंक नीचे है ना, 50% अंक के साथ क्या DLED है ना, या डिप्लोमा। ठीक है, BLED को प्राइमरी से या सहायक शिक्षक में अभी मान्य नहीं किया जाता, वो आप सभी जान ही रहे हैं। नीचे आप देखेंगे अलग अलग और सेक्शंस डिवाइडेड है, मतलब ये जो 12th है उसके अलग अलग और कैटेगरीज होते हैं ना, जो उसी को डिफरेंट अथवा में ऑप्शन करके दे दिया जाता है। यहां पर आप देखेंगे ना कि एक 45% वाला भी सेक्शन आपको दिखाई देता है। वहां पर कंफ्यूजन होता है कि यहाँ 50 और यहाँ 45 क्यों दिया गया है। तो देखो यहाँ पर विशेष रूप से लिख दिया जाता है कि ये जो 45% के साथ उच्चतर माध्यमिक में पात्र उनको किया जाएगा जो NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो। अब NCTE विनिमय 2002 क्या है, बहुत सारे जगहों में पहले क्या होता था, DLED या BEd करने के लिए 12th में या ग्रेजुएशन में 45% अंकों को मान्य किया जाता था, और उसी बेस पर लोगों ने DLED या BEd का डिग्री हासिल किया है। अब अगर उनको नए नियम में यह बन गया कि नए नियम में 50% चाहिए, अब 50% नए नियम के अनुसार इनको अपात्र अगर करेंगे तो उनके साथ ये एक तरह से अन्याय होगा, क्योंकि भाई उसको तो आपने DLED और BEd करवाए हैं 45% अंकों के साथ, है ना। तो अगर उनको योग्य नहीं करना था तो फिर DED और BEd भी नहीं करवाना था, है ना, उस अंकों के साथ, उन पर्टिकुलर परसेंट के साथ। इस कारण से इस विशेष नियम के तहत जिन्होंने DLED और BEd किया है पहले के समय में, उन लोगों को 45% अंकों के साथ भी मान्य किया जाएगा, इसलिए 45% अंक यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक, यही आपको शिक्षक पोस्ट के लिए भी दिखाई देता है। तो प्राइमरी में तो सिर्फ 12th और टेट होनी चाहिए और DLED होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक की अगर हम बात करें तो शिक्षक में आपको होना चाहिए स्नातक। ठीक है, और उसके साथ DLED या BEd। ठीक है, या तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मतलब DLED, या तो आपको 50% स्नातक के साथ चाहिए क्या, BEd। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से एक इसका क्वालिफिकेशन हो गया। यहाँ 45% वाला जिक्र यहाँ भी रहता है, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, NCTE का विनिमय 2002 के तहत जिसने DLED या BEd की डिग्री लिया है वो उनके लिए 45% है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ बातें हो गए किससे रिलेटेड, वर्ग 2 मतलब शिक्षक पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलो आगे और चलेंगे नेक्स्ट। तो 50% वाला जहां तक बात है छूट का, तो छूट नियमतः मिलनी चाहिए, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, है ना। किस पोस्ट के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट में डिग्री मान्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन से पोस्ट के लिए, शिक्षक पोस्ट के लिए। ठीक है,
तो शिक्षक पोस्ट के लिए आप देखिए, अंग्रेजी का जो वर्ग 2 का पोस्ट आया हुआ है, 350 पोस्ट आने को है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किए हुए लोग ही पात्र होंगे। काफी लोगों का ये प्रश्न आता है अक्सर कि जो एमए इंग्लिश करे हैं क्या वो भी एलिजिबल होंगे वर्ग 2 मतलब शिक्षक पोस्ट अंग्रेजी के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। जिसने स्नातक में अंग्रेजी साहित्य, अच्छा एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि उसने बीए में एक इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में तो पढ़े हैं, तो देखिएगा वो जो आपने इंग्लिश पढ़ा है वो फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश होता है, आधार पाठ्यक्रम इंग्लिश और हिंदी आप पढ़ते हैं जो कंपलसरी होता है हर एक कोर्स के लिए, वो अंग्रेजी साहित्य नहीं है ना। अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स है वो अलग से आपको एक सब्जेक्ट के रूप में लेने पड़ते हैं, जो 3 आप सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, उसमें तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप स्नातकोत्तर है, पीजी है इंग्लिश में, सिर्फ पीजी, ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश नहीं है, तो आप पात्र नहीं होंगे एकदम स्पष्ट रूप से, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट हिंदी के लिए, तो हिंदी में भी आपको स्नातक में हिंदी होना चाहिए तभी पात्र होंगे। सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान में एक विशेष चीज अभी आपको देखने को मिला है जो पहले वाले राजपत्र में नहीं था। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति में से कोई एक विषय अनिवार्य होगा, ये तो ठीक है, लेकिन अब वाणिज्य के साथ भी आपने ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स, तो भी आप सामाजिक विज्ञान के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कॉमर्स वालों के लिए बड़ा अच्छा एक न्यूज रहा, एक बड़ी अच्छी बात रही है ना, क्योंकि इन लोगों के लिए यहाँ पर समस्या था, क्योंकि किसी तरह से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके पात्रता को लेकर सामाजिक विज्ञान में अभी तक देखने को नहीं मिला था। अब स्पष्ट हो गया है कि आप सामाजिक विज्ञान के पद के लिए जो कॉमर्स वाले हैं उन लोग भी पात्र होंगे, ठीक है। ओके, तो और बाकी आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो विषय है जीव विज्ञान में आपके रसायन, वनस्पति, इसमें से कोई भी 2 विषय होनी चाहिए, जो होता ही है ना। संस्कृत, चलो ये सबसे एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले अलग था, अभी अलग है, अभी चेंज हो गया, ठीक है। अभी तक संस्कृत में वर्ग 2 का पोस्ट मतलब शिक्षक पोस्ट आया नहीं था, पहली बार शिक्षक पोस्ट आया है। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो संस्कृत साहित्य में स्नातक होनी चाहिए भाई। आपके ग्रेजुएशन जो बीए आप करे हैं ना, उसमें अलग से संस्कृत साहित्य एक विषय के रूप में आपका होनी चाहिए, ठीक है। पहले क्या था, पहले राजपत्र में ना एमए जो संस्कृत किए हैं उन लोगों को भी एलिजिबल किए थे, जिसके लिए काफी विरोध भी हुआ था। जो ग्रेजुएशन वाले उन लोगों का विशेष ग्रुप बना था, जिसको लेकर उन लोग मंत्री तक या कोर्ट तक भी पहुंचने वाले थे इस चीज को करने के लिए कि सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को पात्र किया जाना चाहिए। अंततः उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। गजट नोटिफिकेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीए संस्कृत को ही सिर्फ एलिजिबल किया गया है संस्कृत के पोस्ट वर्ग 2 के लिए। इसके अलावा आप और देखेंगे कि क्लासिक्स, बीए क्लासिक्स, तो ये भी कहीं ना कहीं जो प्राचीन भाषा है हमारे देश का है ना, उसमें भी जैसे आपके बीए है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। जैसे संस्कृत हो गया, कोई व्याकरण शास्त्र हो गए है ना, और कुछ कुछ लैंग्वेजेस में, ठीक है, विशेष प्राचीन लैंग्वेजेस, वो क्लासिक्स, बीए क्लासिक्स कहलाते हैं। तो ये तो हो गया संस्कृत का। गणित में अगर हम चले तो भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, चलो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूविज्ञान, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2, गणित के साथ है ना, गणित के साथ इनमें से कोई 2 विषय होनी चाहिए, ठीक है। गणित तो होगा ही होगा, उसके साथ भौतिक या रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी 2 विषय गणित के साथ होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे गणित के पोस्ट के लिए। तो ये भी विशेष रूप से आप देख लीजिएगा गणित का। उसके बाद ये सारी चीजें तो अभी मैटर नहीं करता, क्योंकि इसकी तो पोस्ट भी अभी आने नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छा गणित में अगर आप देखेंगे है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी है ना, और विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट्स इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। मैथ्स के साथ होनी चाहिए, तभी आप मैथ्स वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तो हो गई बात एलिजिबिलिटी का। उसी तरह से अब आगे हम चलते हैं, चलो व्याख्याता के पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, कि व्याख्याता के पोस्ट के लिए आपको कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखना होगा। तो सबसे पहले है हिंदी, तो हिंदी के लिए आपको स्नातकोत्तर मतलब पीजी होनी चाहिए किसमें, हिंदी में। दूसरा बात है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए आपको क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए इंग्लिश में, पोस्ट ग्रेजुएशन। यहां पर विशेष रूप से स्पष्ट कर देना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्वारीज रहता है कि
अंग्रेजी की पोस्ट जो पोस्ट है लेक्चरर व्याख्याता वाला पोस्ट, क्या उसके लिए ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश लिटरेचर होगा तभी मान्य होंगे क्या? तो ये क्वेश्चन काफी लोगों का है ना, पूछते हैं अक्सर। तो यहाँ पर स्पष्ट है, आप देख लो, अंग्रेजी के लेक्चरर पोस्ट के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ आपको अंग्रेजी में स्नातकोत्तर होनी चाहिए। वो सेंट्रल जो पोस्ट होते हैं ना, केवी का, नवोदय का, वहां पर इस चीज को देखा जाता है कि आपके ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए, तभी आप पीजीटी इंग्लिश मतलब इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरर के लिए पात्र होंगे। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई रूल नहीं है। छत्तीसगढ़ में अपना एक अलग रूल है, सिर्फ आपको अंग्रेजी में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर होनी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हो, आप इंग्लिश में पीजी कर सकते हैं, है ना, और वो सभी लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे लेक्चरर इंग्लिश के लिए। ठीक, उसके अलावा संस्कृत वाला देखें तो संस्कृत में फिर से वही है, संस्कृत में पीजी या क्लासिक्स में या आचार्य में। भौतिकी का आप देख लीजिए, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी, इनमें से किसी एक में आपको पीजी होना चाहिए। रसायन रसायन या बायोकेमिस्ट्री, अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र, एम्प्लॉयड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र। ठीक है, राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन में पीजी आपको राजनीति के लिए एलिजिबल बनाएगा। भूगोल में सिर्फ भूगोल में, है ना, और भूगोल के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में भूगोल होना चाहिए तभी एलिजिबल होंगे, सिर्फ भूगोल चलेगा, है ना। इतिहास का देख लो, इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास हो गया। ठीक है, जीव विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं, इसमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, वाणिज्य है, अकाउंटेंसी हो गया, तो एम कॉम हो गया, है ना। कृषि में आपको होना चाहिए, और गणित, हाँ गणित में गणित या एम्प्लॉयड गणित। ठीक है, तो ये सारे हो गए किसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्याख्याता के पोस्ट का। स्पेशल एजुकेटर के लिए भारतीय पुनर्वस, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर का ये कुछ विशेष रूल्स है जिसको आप देख लीजिए। चलो उसके बाद और आगे जानने वाली बात अगर हम देखें तो फिलहाल सारी चीजें तो वही है ना, जो भी प्रमोशन वगैरह को लेकर, न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा किया जाता है, किसका रिक्रूटमेंट किसके अंडर होता है ना। जो असिस्टेंट टीचर है, सहायक शिक्षक है, वो डीओ के अंडर रिक्रूट होते हैं, है ना, और शिक्षक जो पोस्ट होता है वो ज्वाइंट डायरेक्टर जेडी के अंडर रहते हैं। अगर हम लेक्चरर की बात करें तो जो डीपीआई है उनके अंडर संचालक के अधीन उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सारी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंडक्ट करी जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, पे स्केल वगैरह है, किसका कितना पे स्केल है, क्या है, कैसा है, कौन से लेवल में कौन सा पोस्ट आता है ना, वो लगभग सारी चीजें हैं जो एकदम ज्यादा फिलहाल काम की चीजें नहीं है। मुख्य रूप से काम का चीज यही था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और जो परसेंटेज है वो कैसे होता है, यही सारी चीजें। इसके बाद सिलेबस वगैरह के भी काफी लोग देख रहे हैं, तो देखो सिलेबस वगैरह और जो एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजें वो अभी इसमें जारी नहीं होगा। वो जब नोटिफिकेशन आएगा ना भर्ती विज्ञापन, उसमें सारी चीजें स्पष्ट होगा कि कब एग्जाम होगा, कब क्या सिलेबस होंगे, है ना, और पैटर्न क्या रहेगा, सब चीजें स्पष्ट हो जाएगा। भर्ती विज्ञापन की अगर हम बात करें तो अब नियम आ गया, तो विज्ञापन जारी होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो वीक है नेक्स्ट, उसमें शुरुआत में ही हमको देखने को मिल जाए, है ना, मतलब कभी भी अब नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद होता है बात एग्जाम का। ठीक है, नोटिफिकेशन तो जारी हो जाएगा जल्दी ही, नेक्स्ट वीक में मे बी, है ना। एग्जाम कब कंडक्ट होने के चांसेस है, तो देखो याद रखिए एग्जाम के लिए निरंतर विभाग से भी, व्यापम से भी बातें और चर्चाएं हुई है काफी लोगों का। अभी तक स्पष्ट रूप से ज्यादातर जो चांसेस नजर आई है या जो चीजें एक आउटपुट के रूप में देखने को मिल रही है वो ये है कि एग्जाम के ज्यादा चांसेस है अक्टूबर में ही होने का। जो मई और जून वाला जो स्लॉट है व्यापम का, वो लगभग फुल है और वहां एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस थोड़ा सा कम है। हालांकि अगर होगा भी तो मई जून में 10 से 20%, अगर हम चांसेस की बात करें 20% कि एग्जाम हो सकता है क्या, तो वो मई जून में हो सकता है। बाकी 80% या 70 to 80% चांसेस है अक्टूबर में होने का। अगर सरकार विशेष प्रयास करके एग्जाम को बहुत जल्दी कंडक्ट कराना चाहे, क्योंकि जल्दी भर्ती करना है ऐसा बोले हैं शिक्षा मंत्री जी, तो अपने बातों को अगर रखने के लिए जल्दी भर्ती कराने के अगर मूड में रहे ना, तो शिक्षा मंत्री और सरकार के हस्तक्षेप से संभावना बनेगी मई जून में एग्जाम होने का। अगर सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे और व्यापम अपने अकॉर्डिंग से डेट डिसाइड करें, तो वो तो सीधा सीधा जाने वाला है अक्टूबर में। बाकी ज्यादा इसमें चर्चा करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगा। जब भर्ती नोटिफिकेशन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें एग्जाम डेट्स भी मेंशन होंगे। ठीक है, चलो तो फिलहाल राजपत्र को लेकर इतना ही, मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।